बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ फैज़ान अहमद। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 का फोर्थ थ्योरम जो है वो कवर करेंगे आज। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। फोर्थ थ्योरम की स्टेटमेंट है, जी स्टूडेंट्स देखें थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड अ लाइन। बड़े ही ध्यान से आपने थ्योरम को सुनना है और समझना है, और साथ साथ स्टूडेंट्स आपने थ्योरम को जो स्टेटमेंट है उसको इमेजिन करने की कोशिश करनी है। ठीक है, कि क्या बात हो रही है इसमें। हमें कहा गया फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड अ लाइन परपेंडिकुलर इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि एक लाइन है और उस लाइन के आउटसाइड एक पॉइंट है। ठीक है, क्या कहा गया है, एक लाइन है और उस लाइन के आउटसाइड एक पॉइंट है। उस पॉइंट से उस लाइन तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ये थ्योरम की स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा ताकि आपको थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो क्लियर हो जाए कि इसमें क्या गिवन है और क्या हमने प्रूव करना है। तो देखें डायग्राम किस तरह से होगी इसकी। देखें गिवन क्या क्या है, हमें इस स्टेटमेंट में गिवन क्या क्या है। गिवन तो एक ये है कि एक पॉइंट है, आ पॉइंट, एक ये चीज़ गिवन है कि कोई एक पॉइंट है। आ लाइन, एक लाइन गिवन है। और कहा गया कि परपेंडिकुलर। ये तीन बातें बच्चों हमें गिवन है। ठीक है, ये तीन इंफॉर्मेशन हमें क्या है, गिवन। तो इसके अकॉर्डिंग अब मैं डायग्राम बनाने लगा हूँ। डायग्राम कुछ इस तरह से होगी। सपोज करें हमारे पास एक लाइन है, सपोज कर लें ये एक लाइन है ए बी। क्या लाइन है, ए बी एक लाइन है। ठीक है, लाइन आपको पता है जिसका कोई भी एंड पॉइंट ना हो, दोनों पॉइंट्स पे एरोज लगे हो और वो एक्सटेंड हो रही हो बोथ साइड्स में, वो लाइन होती है। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ले ली ए बी। अब इस लाइन के आउटसाइड में एक पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ कि ये एक पॉइंट है। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, इसका नाम रख लेते हैं, सपोज करें सी। ये पॉइंट है। ठीक है, इस लाइन के आउटसाइड। क्वेश्चन में ही कहा गया था ना, फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड अ लाइन। मैंने एक लाइन ली और एक पॉइंट आउटसाइड द लाइन ले लिया। ठीक है, और उसके बाद कहा गया है कि परपेंडिकुलर इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब आपने क्या करना है, सी से ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर बना लें। तो जब मैं सी से ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर ए बी के ऊपर आके जिस पॉइंट पर टच हुआ है, इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ कि सपोज करें ये पॉइंट डी है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। ये परपेंडिकुलर है। ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। अभी तक जो स्टेटमेंट है उसमें हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी। आपने बच्चों हर एक बात को बड़े ही ध्यान से सुनना है। थ्योरम में यूजली ये प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को कि वो समझते हैं कि इसको याद करना पड़ता है, इसको रट्टा लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं है। ठीक है, आपने हर एक चीज़ को लॉजिकली समझना है। मैं आपको समझाऊंगा, आपका सारा फोकस मेरी तरफ होना चाहिए, वीडियो की तरफ। ठीक है, इंशाल्लाह वीडियो के एंड पे आपको 80-90% थ्योरम जो है वो याद हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आपने अपना सारा फोकस इधर रखना है। क्या कहा मैंने कहा कि हमारे पास एक लाइन ए बी है और एक पॉइंट हमने कंसिडर किया सी विच इज़ आउटसाइड द लाइन, एंड सी डी इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ये गिवन है। अब यही सारा कुछ मैं लिखने लगा हूँ गिवन में। ठीक है, स्टेटमेंट के बाद अगली हेडिंग आती है हमारे पास गिवन। गिवन क्या है बच्चों, अभी मैंने आपको बताया, a line AB and a point C outside the line and CD is perpendicular on AB। बस ये गिवन है। आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं, बुक वाली वर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगता है। ठीक है, तो क्या गिवन है, कंसिडर अ लाइन ए बी, कंसिडर अ लाइन ए बी एंड अ पॉइंट सी। हमने एक पॉइंट सी कंसिडर किया आउटसाइड द लाइन। जो लाइन की किधर है, आउटसाइड है, लाइन से बाहर है। ठीक है जी, कंसिडर अ लाइन ए बी एंड अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन। आउटसाइड द लाइन मैंने साइड लिख दी है, ये लाइन है। ठीक है, आउटसाइड द लाइन, लाइन के आउटसाइड है। उसके बाद हमने कहा डी इज़ ऑन ए बी। हमने ए बी के ऊपर एक पॉइंट डी लिया और वो पॉइंट ऐसा है कि जो सच दैट
सी डी इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी, सी डी किसके ऊपर परपेंडिकुलर है बच्चों, ए बी के ऊपर, सच दैट सी डी लाइन सेगमेंट इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी लाइन। ठीक है जी, ये इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है। बात समझ में आ गई? एक लाइन है हमारे पास, एक पॉइंट है विच इज़ आउटसाइड द सर्कल एंड डी इज़ ऑन ए बी सच दैट सी डी इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ठीक है जी, ये गिवन है। अब गिवन के बाद अगली हेडिंग क्या होती है बच्चों, टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है हमने, हर एक चीज़ को बड़े ही ध्यान से सुनना है आपने। देखें अभी तक मैंने यहाँ तक पढ़ा था थ्योरम को, अब आगे पढ़ें। हमें कहा गया था परपेंडिकुलर इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। हमने ये शो करना है कि ये जो सी डी है, ये जो सी डी डिस्टेंस है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। क्या शो करना है कि जो सी डी डिस्टेंस है डैट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए बी। ए बी से जो कम से कम फासला है, कम से कम डिस्टेंस है, वो सी डी है। हमने ये प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, तो हम प्रूफ क्या करना चाहते हैं, हम प्रूफ ये करना चाहते हैं कि सी डी इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सी डी इज़, सी डी लाइन सेगमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, CD is the shortest distance from line AB। ये हम प्रूफ करना चाहते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? तो प्रूफ भी क्लियर है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अपनी आसानी के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे इस डायग्राम में। वो क्या है वो समझें ज़रा। कंस्ट्रक्शन क्या करने लगा हूँ मैं, ये जो लाइन ए बी है, लाइन ए बी, इसके ऊपर मैं अपनी तरफ से एक पॉइंट ई कंसिडर करने लगा हूँ। क्या कंसिडर किया बच्चों मैंने, एक पॉइंट ई कंसिडर कर लिया ए बी लाइन के ऊपर, कंसिडर कर लिया। ठीक है जी, अब आप क्या करें, इस पॉइंट ई को सी के साथ ज्वाइन कर दें। कंस्ट्रक्शन जो होती है बच्चों वो हम हमेशा डॉटेड लाइन में करते हैं, ठीक है ना, सॉलिड लाइन में नहीं करते, डॉटेड लाइन में करते हैं। हमने क्या किया, हमने एक पॉइंट ई कंसिडर किया ऑन ए बी और ई को किससे ज्वाइन कर दिया, सी से। अब यही बात लिख लें आप, कंस्ट्रक्शन में हमने जो कुछ किया है उसको लिखें। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, कंसीडर या टेक अ पॉइंट ई ऑन ए बी, टेक अ पॉइंट ई ऑन ए बी एंड जॉइन ई विद सी। और हमने क्या किया, ई को किसके साथ ज्वाइन कर दिया, सी के साथ ज्वाइन कर दिया। अब जैसे ही हमने ई को सी के साथ ज्वाइन किया बच्चों, तो आप ज़रा गौर करें, हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बन गई कि नहीं बन गई, एक राइट ट्राइंगल बन गई। और राइट ट्राइंगल क्या है, सी डी ई, क्या बन गई बच्चों, एंड वी गेट अ ट्राइंगल, एंड वी गेट अ ट्राइंगल सी डी ई। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ये थी कंस्ट्रक्शन। अब हम प्रूफ किस तरह से करेंगे, अब देखें प्रूफ के ऊपर आ रहे हैं जी। अब हम प्रूफ देखें। अब प्रूफ देखने से पहले ज़रा जल्दी से एक दफ़ा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने अभी तक क्या क्या किया। थ्योरम की स्टेटमेंट थी, फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड अ लाइन परपेंडिकुलर इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन। ठीक है, हमें एक लाइन गिवन है और हम उस लाइन के बाहर एक पॉइंट गिवन है। हमने सपोज कर लिया कि वो लाइन ए बी है। क्या है वो लाइन, ए बी, और जो आउटसाइड पॉइंट है वो हमने सपोज कर लिया है वो सी है। ठीक है जी, हमने शो ये करना है कि जो सी डी है डैट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हमने ये शो करना है। तो गिवन में हमने क्या लिखा, गिवन में बच्चों हमने लिखा, ज़रा देखें रिवाइज करें। गिवन में हमने लिखा कंसिडर अ लाइन, कंसिडर अ लाइन ए बी एंड अ पॉइंट सी आउटसाइड द लाइन। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा डी इज़ ऑन ए बी सच दैट सी डी इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ठीक है, ये गिवन था हमें। हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ ये करना है कि सी डी इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए बी। तो भी मैंने लिखा टू प्रूफ में सी डी इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए बी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन बहुत इजी है। हमने ए बी लाइन के ऊपर एक पॉइंट ई कंसिडर किया खुद से और उस ई पॉइंट को सी के साथ ज्वाइन कर दिया। अब जैसे ही हमने ई को सी के साथ ज्वाइन किया, हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई सी डी ई। ठीक है, वही बात मैंने यहाँ पे लिखी, टेक अ पॉइंट ई ऑन ए बी एंड ज्वाइन ई विद सी एंड वी गेट अ ट्राइंगल सी डी ई। यहाँ तक आ गए? ठीक है, कोई भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ही आसान है, साथ साथ याद भी करते जाएं आप। अब सुने,
अब प्रूफ की तरफ आ रहे हैं जी हम। स्टेटमेंट, यहाँ पे स्टेटमेंट्स आएंगे, यहाँ पर रीजंस। ठीक है जी। अब ज़रा देखें बच्चों बड़े ध्यान से, ये जो सी डी ई ट्राइंगल है, ये जो मेरे पास सी डी ई ट्राइंगल है, देखें ज़रा, ये जो हमारे पास सी डी ई ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है, ये जो आउटसाइड एंगल है सी डी बी, ये एक्सटीरियर एंगल है ना इस ट्राइंगल का। क्या कहा मैंने, सुने ज़रा गौर से, मैंने कहा ये एक ट्राइंगल है, सी डी ई ट्राइंगल है हमारे पास। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में ये जो एंगल बाहर बन रहा है सी डी बी, ये एक एक्सटीरियर एंगल है। कैसा एंगल है, एक्सटीरियर। और हम सब जानते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ये बाहर वाला जो एंगल होता है, ये वाला एंगल हमेशा अंदर वाले इंटीरियर एंगल्स, नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स का क्या होता है, उससे ग्रेटर होता है। बात समझ आ रही है कि नहीं? क्या कहा मैंने कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है, या दूसरे वर्ड्स में हम ये कहें कि जो सी डी बी होता है वो इन दोनों एंगल से बड़ा होता है। क्या होता है, इन दोनों एंगल से बड़ा होता है या ग्रेटर होता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि सी डी बी एंगल इज़ ग्रेटर देन सी ई डी, ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, देखिए अब क्या लिखेंगे हम। हमने कहा इन ट्रायंगल सी डी ई ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। सी डी ई ट्रायंगल में जो सी डी बी एंगल है, सी डी बी वो ग्रेटर होगा सी ई डी से। ठीक है, तो वही लिखने लगे हैं हम कि मेजरमेंट एंगल सी डी बी मस्ट बी ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल सी ई डी। ठीक है, जो सी डी बी होगा वो अंडरस्टूड है वो सी ई डी से बड़ा होगा। क्यों होगा, मैंने अभी आपको बताया कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है। तो वही रीज़न आगे लिख दें। रीज़न क्या आएगी, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ a triangle is greater than non-adjacent इंटीरियर एंगल्स। यहाँ तक आ गए। ठीक है, हमने कहा क्या कि हमने ये कहा कि सी डी बी जो है वो सी डी से बड़ा है। रीज़न है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है, ग्रेटर होता है। यहाँ तक आ गए, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। अब ज़रा देखें दोबारा इस ट्रायंगल में है, जितना सी डी बी है उतना ही सी डी ई होगा। सी डी बी भी 90 डिग्री का है और सी डी ई भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो दोनों इक्वल है ना, तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल सी डी ई इज़ इक्वल टू एंगल सी डी ई। ठीक है, सी डी बी किसके इक्वल है, सी डी ई के इक्वल है। तो वही बात लिखने लगे हैं हम, मेजरमेंट एंगल सी डी बी इज़ इक्वल टू मेजरमेंट एंगल सी डी ई। जो सी डी बी एंगल है वो सी डी ई से के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये एडजेसेंट राइट एंगल्स हैं। ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, एडजेसेंट राइट एंगल्स। इनका एक आर्म कॉमन है, एक बाजू इनका कॉमन है, तो इन एंगल्स को हम कहते हैं एडजेसेंट राइट एंगल्स। तो आगे रीज़न क्या आ जाएगी, एडजेसेंट राइट एंगल्स, एडजेसेंट राइट एंगल्स। यहाँ तक आ गए। ठीक है, अभी ज़रा देखें, अभी मैंने ऊपर कहा था कि जो मेजरमेंट एंगल सी डी बी है वो बड़ा है सी ई डी से। ठीक है, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मेजरमेंट एंगल सी डी बी इसके इक्वल है। ठीक है, अगर सी डी बी इसके इक्वल है और सी डी बी इससे बड़ा है तो हम कह सकते हैं कि सी डी ई भी इससे बड़ा होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? आप ऐसे देखें ना, आप इन दोनों को ज़रा कंपेयर करें। जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे भी सी डी बी है, यहाँ पे भी सी डी बी है। ठीक है, अब सी डी बी किसके इक्वल है, सी डी ई के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि सी डी ई इस एंगल से बड़ा होगा। ठीक है ना, क्या कह सकते हैं हम कि सी डी ई एंगल जो है वो इससे क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे सो
measurement angle CDE will be greater than measurement angle CED। ठीक है, यहाँ तक आ गए? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? हमने क्या किया, हमने इन दोनों को कंपेयर करके लिखा है। ये बात समझ आ गई? आगे चलें। अब देखें आप, हम जानते हैं कि हमने एक थ्योरम इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में किया था कि जो ग्रेटर साइड होती है उसका जो ऑपोजिट एंगल होता है वो ग्रेटर होता है, और जो स्मॉलर साइड होती है उसका ऑपोजिट एंगल भी स्मॉलर होता है। ये काम बात हमने सीखी हुई है, ठीक है, पिछले थ्योरम्स में। अब वही थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई करने लगे हैं। तो देखिए ज़रा, यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि जो CDE एंगल है, CDE वो बड़ा है CED से। इधर आए ज़रा, देखें डायग्राम में, CDE ग्रेटर है CED से। अगर CDE एंगल बड़ा है तो इस CDE के सामने वाली जो साइड है CE वो ग्रेटर हो जाएगी, ऑफ कोर्स। ठीक है, बात समझ आ रही है कि नहीं बच्चों? CDE जो है वो ग्रेटर एंगल है, ये वाला एंगल ग्रेटर है। अब अगर ये ग्रेटर एंगल है तो इसकी जो सामने वाली साइड होगी वो भी ग्रेटर होगी, ठीक है। और ये वाला एंगल छोटा है, अगर ये एंगल छोटा है तो इसकी ऑपोजिट साइड भी छोटी होगी। तो मैं इस बात से, जो मैंने इधर लिखी है, ये जो मैंने एंड पे लिखा है, तो इधर से मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ कि मेजरमेंट साइड CE, मेजरमेंट साइड CE इज़ ग्रेटर दैन मेजरमेंट साइड CED। के सामने कौन सी साइड है, देखें ज़रा, CED के सामने कौन सी साइड है, CD, तो हम लिखेंगे CD। ठीक है बच्चों, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? यहाँ तक आ गए? अब आप देखें, हमने यहाँ पे आके ये चीज़ शो कर दी कि जो CE साइड है वो बड़ी है CD से, यानी कि ये जो CE है वो बड़ी है किससे, ग्रेटर है CD से। अब अगर ये वाली साइड इससे ग्रेटर है तो इसका मतलब ये हुआ कि CD इससे स्मॉलर है। तो मैं इसी चीज़ को, इसी बात को ज़रा मैं दूसरे अंदाज में अगर लिखना चाहूँ, पलटा के लिखना चाहूँ, तो कैसे लिखूँगा? इसी बात को मैं लिख सकता हूँ, मेजरमेंट CD इज़ स्मॉलर दैन मेजरमेंट CE। ठीक है, उसी को मैंने उल्टा करके लिखा और कुछ नहीं किया। ठीक है, इधर रीज़न लिख लें आप। अगर A ग्रेटर दैन B हो तो हम लिख सकते हैं B लेस दैन A, एक ही बात है। ये वाली चीज़ हमने इस रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए ये काम किया है। ठीक है, अब देखें CD छोटा हो गया CE से, और हमने प्रूफ क्या करना था, हमने प्रूफ भी यही करना था कि जो CD है वो CE से स्मॉलर है। हमने वही चीज़ शो कर दी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा थ्योरम क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। यही हमने प्रूफ करना था। तो अब एंड पे लिखेंगे आप, सिंस, इसके सामने आप एक और स्टेटमेंट वो आएगी, इधर एक रीज़न आएगी। वो रीज़न क्या होगी, हाँ, यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम, इसके सामने हमने वो वाले थ्योरम की स्टेटमेंट लिखनी है जो हमने पीछे भी किया था। ठीक है, उसकी थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी कि जो ग्रेटर एंगल होता है उसके ऑपोजिट साइड भी ग्रेटर होती है। इस तरह से साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज़ ग्रेटर। बात समझ में आ गई? ये रीज़न आ गई कि जो ऑपोजिट साइड होती है ग्रेटर एंगल की वो भी क्या होती है, ग्रेटर होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आ गए? अब हमने एंड पे ये प्रूव कर दिया कि जो CD है वो छोटा है, स्मॉलर है किससे, CE से। तो अब आप लास्ट पे रिजल्ट लिखें, बट, या इस तरह से, हैंस मेजरमेंट CD इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम, hence measurement CD is the shortest distance from C to AB। यही बात बच्चों हमने प्रूफ करनी थी। यहाँ पर आकर हमारा थ्योरम क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? देखें ज़रा, मैं इसका एक प्रूफ जो है वो दोबारा से रिवाइज करवाने लगा हूँ आपको। सुने ज़रा गौर से। मैंने ये कहा कि जो CDB एंगल है, CDB एंगल, ये जो बाहर वाला एंगल है, ये ग्रेटर होगा CED से। किससे ग्रेटर होगा, CED से। क्यों ग्रेटर होगा, क्योंकि हम जानते हैं एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो एडजेसेंट इंटीरियर एंगल से ग्रेटर होता है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी, आगे रीज़न लिख दी। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कि जितना CDB है उतना ही CDE है, दोनों इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है CDB इज़ इक्वल टू CDE।
उसके बाद हमने कहा कि जो CDE है वो ग्रेटर हो जाएगा CED से, तो वही हमने यहाँ पे लिखा CD इज़ ग्रेटर देन CED। अब अगर एक एंगल बड़ा है एक एंगल छोटा है तो जो बड़ा एंगल है उसके सामने वाली साइड भी बड़ी होगी और जो एंगल छोटा है उसके सामने वाली साइड भी छोटी होगी, स्मॉलर होगी। तो CDE जो ग्रेटर एंगल है उसके सामने वाली साइड देखें क्या है, CDE के सामने वाली साइड है CE। क्या साइड है? CE। तो जो CE है वो ग्रेटर हो जाएगी, तो वही लिखा CE इज़ ग्रेटर देन, और CED के सामने कौन सी साइड है? CED के सामने साइड है CD, तो उससे ग्रेटर होगी CD से। और यही बात हमने प्रूव करनी थी। यहाँ पे हमारा थ्योरम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। बिल्कुल ही सिंपल थ्योरम था। अब इस थ्योरम को आपने याद करना है, इसको समझना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीडियो में